हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जीके का बैच शुरू कर रखा है, जिसमें हमने पिछली क्लास 16 महाजनपद पढ़े थे। उसमें से हमने एक महाजनपद छोड़ दिया था मगध, क्योंकि मगध के 3 राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने सोचा कि इस मगध का उत्कर्ष है जो अलग से क्लास बनाई जाए। हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? मगध का उत्कर्ष, मगध के जो 3 राजवंश है वो पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं। ये 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद उभर के आया, जो कौन सा था? मगध। मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष देखिए, समझिए, हमने 16 महाजनपद पढ़े। 16 महाजनपद में से एक मगध ऐसा साम्राज्य था, ऐसा महाजनपद था जो आगे जाके बहुत ज़्यादा विशाल साम्राज्य बना। मतलब कि इन्होंने भाई क्या किया, मगध के राजवंशों ने जो इनके आसपास के महाजनपद थे, जैसे अंग था भाई, अंग था, वज्जी था, मल था, इसी तरह से इनको अपने अंदर मिलाने लग गए। वो राजवंश उनके राजाओं को हराकर अपने राज्य में मनाने लगे और इस राजवंश को बढ़ावा दिया, या इस राज्य को, मगध को विकसित किया या विकास किया। देखिए, समझिए, पहले तो हम मगध को पढ़ ले। भाई मगध है कहाँ पर? आज के समय पर पड़ता है ये बिहार में, पटना साइड, जो कि बिहार है, बिहार राज्य की राजधानी है जो पटना। उसमें एक जगह है गया। आपको पता होगा जी किस नाम से जाना जाता? बोध गया। समझ रहे हो बात? इसके मगध के एस्टेब्लिश देखो, मतलब कि इसकी स्थापना देखो कैसे हुई, भाई क्या है इसके चारों तरफ। मगध ने प्राकृतिक रूप से बहुत सेफ राज्य, बहुत सुरक्षित राज्य माना जाता है, क्योंकि भाई इनकी स्थिति थी, मगध के साम्राज्य की स्थिति थी, वो 3 और नदियों से घिरा हुआ था, एक पहाड़ी के नीचे से घिरा हुआ था। मतलब कि जो बाहर का राज्य सोच रहा था, मतलब नहीं उसके ऊपर आक्रमण करने की सोचता था नहीं, तो इसकी पर्यावरण की स्थिति थी, जो भौगोलिक स्थिति थी, उसको देखकर पीछे हट जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल था इसके अंदर घुसना सिपाहियों का, दुश्मनों का। क्या था मगध का? भाई मगध के उत्तर में नदी थी गंगा। कौन सी नदी थी? उत्तर में गंगा। पश्चिम में, ये रफ कर रहा हूं मैं, पश्चिम में कौन सी नदी थी? पश्चिम में चंपा। मैंने आपको पढ़ाया 16 महाजनपद में से एक पढ़ा था मैंने, अंग जनपद। अंग की राजधानी भी चंपा है। मैंने क्या पढ़ा था? मगध और अंग के बीच में एक नदी बहती है, वो है चंपा। इसके कहां पर स्थित है? पूर्व में स्थित है, और पश्चिम में सोन नदी। भाई ये पश्चिम में स्थित थी, और दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ी आई। देखिए, समझिए, चारों तरफ से इसे क्या है, भौगोलिक स्थिति इसकी मजबूत है, मतलब कि इसे किलेबंदी की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक रूप से ये किलेबंदी के घेरे की तरह है, क्योंकि कोई भी साम्राज्य, कोई भी राजा पहले इस राज्य के अंदर, मतलब इस राज्य के ऊपर आक्रमण करने से पहले इन नदियों से या इन पहाड़ियों से जाकर गुजरना पड़ेगा, जिसका बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आधी सेना तो वहीं से तक जाती थी जिनको पार करने में, फिर बाद में लड़ेगी क्या? इनको एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट था। समझ में आया? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो। कहने का इसकी राजधानी क्या थी? भाई राजगृह। देखो, मतलब मुझे पता है पाटलिपुत्र भी है, लेकिन अभी नहीं। शुरुआत की राजधानी राजगृह थी। इसे गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता है। भाई उदयन के समय पर पाटलिपुत्र राजधानी बनती है, जब जो उदयन है, अजातशत्रु का पुत्र, वो स्थापना करता है, उसके समय फिर राजधानी बनती है। समझ में आई? अब पढ़ेंगे हम 3 राजवंश। कौन कौन से 3 राजवंश है? पहला पढ़ेंगे हम हर्यक राजवंश, हर्यक वंश। दूसरा पढ़ेंगे हम शिशुनाग वंश। तीसरा पढ़ेंगे हम नंद वंश। समझ में आई? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आई। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, इनके शासन का समय भी पढ़ेंगे जहां तक दिया है। हम शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। ये रफ कर रहा हूं।
इनका समय लिखवा दूं तो मैं आपको, भाई हर्यक वंश की स्थापना मतलब कि 544 BC से, ईसापुर से, समझ लो बात, ईसापुर से कहा मैंने, 544 से 412 BC तक, BC मतलब ईसापुर, और 412 से 344 या कहीं कहीं 45 भी लिखा होता है BC तक, और इनका 344 से 324 BC तक। इसके बाद जो आखिरी शासक होता है नंदवंश का गणानंद, उसका क्या खात्मा कर देता चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की मदद से, वो हम मौर्य साम्राज्य के उदय से पढ़ेंगे। समझ में आया? हम करते हैं हर्यक वंश में, हर्यक वंश की शुरुआत करते हैं। देखिए समझिए, पहला पढ़ा हमने हर्यक वंश, इसके मुख्य 3 शासक है, शासनकाल लिख दूं मैं BC से। पहला शासक है इसका बिंबिसार। बिंबिसार का शासन समय क्या है? देखिए समझिए एक बात, भाई जो बिंबिसार था नहीं, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। भाई इसने नहीं, लगभग माना जाता है कि इसने लगभग 500 से ज्यादा विवाह किया, 500 से ज्यादा पत्नियां थी इसकी, माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा 500 से ज्यादा पत्नियां थी इसके पास। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये युद्ध करने में अपना ज्यादा विश्वास नहीं दिखाता था। ये नहीं सोचता था भाई मैं इससे युद्ध करके इसके साम्राज्य को छीन लूं, इसके राज्य को मेरे राज्य में मिला लूं। ये नहीं, ये विश्वास करता था भाई उस राजा का एक बेटी है, जो उससे विवाह करके कन्या मतलब कि उसमें भाई दहेज में कोई राज्य ले लूं। जैसे कि प्रसेनजीत हमने पढ़ा था भाई, एक महाजनपद, उसका उल्लेख कर रहा हूं मैं। प्रसेनजीत है शासक कहां का है? भाई कौशल का। कौशल की राजधानी पढ़ी थी हमने श्रावस्ती, पढ़ी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यहां का शासक था एक प्रसेनजीत। प्रसेनजीत, इसकी बहन है एक महाकौशल्या, इसकी एक बेटी भी है, वो अभी ये पढ़ो। महाकौशल्या, जो महाकौशल्या थी ने, इन्होंने इन पे आक्रमण कर दिया प्रसेनजीत पर, कौशल पर। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि भाई इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई युद्ध स्तर पर। तो इसने सोचा क्या भाई इससे अच्छा, हारने से अच्छा तो मैं इसके साथ सुलह कर लूं, मतलब कि इसके साथ संधि कर लूं। तो संधि में क्या हुआ, इन्होंने क्या कर लिया, संधि में प्रसेनजीत को क्या कंडीशन रखी कि जो इनकी पत्नी इसकी बहन है महाकौशल्या, उसके साथ विवाह करवाएगा बिंबिसार का। समझ में आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया हुआ। इन्होंने कौन सा राज्य है भाई, अंग को जीता था। समझ में आई बात? अंग को जीता था इन्होंने, अंग जो महाजनपद है उसको अपने अंदर मिला लिया था। अंग को क्या कर लिया था? अपने अंदर इसको मिला लिया था। 500 से ज्यादा विवाह किए थे। और इन्होंने एक प्रसिद्ध है भाई, इन्होंने क्या अपना एक राजवैद भेजा था, भाई किसी भेजा था। इन्होंने क्या हुआ, ये अपनी स्थिति को लिए क्या कहते हैं भाई, इनका एक मतलब कि राजपूतों की तरह की एक नीति थी इनकी भी, कि भाई कितना ही बड़ा दुश्मन हो, उसकी दुश्मन की ही ऐसी स्थिति रखना जो कि भाई युद्ध करते। समझ में आई? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। क्या था पढ़ा हमने, केवल इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। बिंबिसार का शासन समय पूछा जाता 544 से 492 BC में, और एक मिलता भाई अंग। आपसे मतलब कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता कि अंग को मगध में किस राजा ने मिलाया, किस शासक ने मिलाया? बिंबिसार ने मिलाया। और इन्होंने 500 से ज्यादा पत्नियां थी। एक घटना मिलती है हमें प्रसेनजीत, जो प्रसेनजीत है कौशल का राजा है, कौशल का नरेश है, इसकी एक बहन थी महाकौशल्या, उसके साथ क्या करता है? विवाह करता है। समझ में आई? उसके बाद क्या होता है, बिंबिसार को मार देता है इसका बेटा। इसका बेटा कौन है भाई? इसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु भाई, इसका शासन समय क्या, मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं भाई, इसका अजातशत्रु का शासन समय क्या है? 492 से
460 ईसा पूर्व, BC लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या कहा भाई, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है। पिता की हत्या करने के बाद वह भी, ये अजातशत्रु भी क्या करता है, श्रावस्ती कौशल पर क्या कर देता है, हमला कर देता है। और उसकी एक पुत्री भी होती है वाजिरा, जो इसका पिता होता है बिंबिसार, वो प्रसेनजीत की बहन से विवाह करता है, महाकौशला से। लेकिन जो प्रसेनजीत की बेटी होती है जिसका नाम वाजिरा होता है, उससे विवाह कौन करता है, अजातशत्रु। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो। लेकिन अजातशत्रु के शासनकाल में क्या खास होता है, इसमें खास होता है कि इसके 8वें वर्ष क्या हुआ, मैंने क्या कहा, 8वें वर्ष क्या होता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। समय कहने का मतलब भाई, अगर ये प्रश्न आए कि भाई मगध के समय, भाई जिस समय पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उस समय पर मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु था। समझ में आया, अजातशत्रु वहां का क्या था, शासक था। अजातशत्रु के समय पर क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी किसकी, भाई महात्मा बुद्ध की या गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। हमने क्या पढ़ा था गौतम बुद्ध के समय पर, भाई जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसी में पहली बौद्ध संहिता भी हुई थी 483 BC में। मतलब कि अजातशत्रु, हमने पढ़ा था कि अजातशत्रु पहली बौद्ध संहिता का क्या था, संरक्षक था, शासक था। पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। समझ में आई बात। अजातशत्रु क्या था भाई, उस समय पर पहली बौद्ध संहिता करवाई थी किसने, अजातशत्रु ने। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई भाई। अगला पढ़ते हैं हम, इसका पुत्र था उदयन। भाई उदयन ने अपने बेटे अजातशत्रु को मार दिया। भाई सच में एक बात बताना भूल गया आपको कि इन्होंने एक बौद्ध मठ या स्तूप भी बनवाया था। कहां पर बनवाया था, यहां पर भाई राजगृह में, वहां की राजधानी पर। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध को मृत्यु को प्राप्त हुए थे नहीं, तो उनकी अस्थियों को लेने के लिए 8 राजाएं आए थे वहां पर। समझ रहे हो बात। उनमें से एक अजातशत्रु भी थे, लिच्छुओं के शासक भी थे, वत्स्य के शासक भी थे। उसके बाद पढ़ते हम इनके पुत्र तीसरे, यहीं पे पढ़ा दो है। तीसरा है उदयन। उदयन का समय क्या है, अभी रफ कर रहा हूं मैं, आशा करता हूं अपने ये समझ में आ गया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। उदयन का शासन समय क्या है कि हमने क्या पढ़ा भाई, 492 से 460, तो 460 से 444 BC। देखिए समझिए, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। देखो आप एक पीढ़ी समझ रहे हो ना, क्या हुआ कि बिंबिसार ने, इसके बेटा जो था अजातशत्रु, उसने अपने पिता की मृत्यु कर दी भाई, मार दिया वो। और उदयन ने अपने अजातशत्रु पुत्र को मार दिया। तो मतलब कहने का क्या शास्त्री ने किया कि इन्हें नहीं, हर्यक वंश को क्या कहा गया, पितृहंताओं का वंश किया गया। हर्यक वंश को क्या कहा गया, पितृहंताओं का वंश। पितृहंताओं का वंश कहा जाता है हर्यक वंश को भी। समझ में आया। अब पढ़ेंगे हम उदयन को। उदयन ने क्या करा भाई, 460 से 444 तक शासन कराया मगध पर। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एक मुख्य काम किया, पाटलिपुत्र एक नए नगर की स्थापना करी। पाटलिपुत्र एक नए नगर की स्थापना करी, सोन और गंडक नदी के मध्य, सोन और गंडक नदी के मध्य एक नगर की स्थापना करी, पाटलिपुत्र। और इन्होंने ही पहली बार पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। समझ में आया बात। यहां से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्या भाई पाटलिपुत्र को किस शासक ने मगध की पहली राजधानी बनाया, मतलब कि भाई किस शासक, कौन सा पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया, वो था उदयन। समझ में आया बात। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो। अभी क्या होता है भाई, इसके 3 पुत्र बारी बारी, मतलब कि 3 पुत्र होते हैं, वो कर्मानुसार शासन करते हैं भाई। अभी तो समय रह रहे हैं भाई, 444 से 412 BC तक 3 पुत्र होते हैं इनके, जो कि योग्य नहीं होते। वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। पहला है अनिरुद्ध, दूसरा है किसके पुत्र हैं ये, उदयन के। दूसरा है भाई मुंडक, तीसरा है भाई आखरा। देखो इसका जो 3 बेटे होते हैं ना इसके, किसके, उदयन के, वो क्या नहीं कर पाते, ज्यादा कई दिनों तक क्या नहीं कर पाते, शासन नहीं कर पाते, क्योंकि अयोग्य होते हैं, योग्य नहीं होते शासन करने के। समझ रहे हो बात, ये होते।
अगर पूछा जाए तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन सा है? नागदशक। अगर पूछा जाए भाई शक्तिशाली शासक पूछा जाता है, भाई आखिरी शासक कौन सा है? उदयन। अगर नु पूछा जाए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी? भाई उदयन ने। इसका आधुनिक नाम आज किसने पटना रख रखा है? सरकार ने। समझ में आई बात? यहां पर हमारा क्या होता है, ये कंप्लीट होता है हर्यक वंश। ज्यादा प्रश्न नहीं आते, बस जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वही बता रहा हूं मैं आपको। समझ रहे हो बात? इसके बाद करेंगे हम कौन सा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से, देखो 412 से 344 BC मतलब ईसा पूर्व। तो पहला शासक इस वंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग स्वयं करते हैं। कौन करते हैं? स्वयं शिशुनाग करते हैं। शिशुनाग स्वयं इस वंश की स्थापना करते हैं। भाई कब से कब तक होता है इनका शासन? 412 से 366 ईसा पूर्व। इसमें भाई इसमें किस चीज का वर्णन करते हुए? मतलब कि शिशुनाग जी, एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमने पढ़ी थी, अवंती। जो अवंती को मगध में मिलाते हैं, जो अवंती हमने महाजनपद पढ़ा था नहीं, अवंती को, इसके शासक कौन थे? इसके राजा कौन थे? चंडप्रद्योत महासेन नाम था इनका। चंडप्रद्योत महासेन यहाँ के शासक थे अवंती के। इसे अवंती साम्राज्य को, अवंती शासक अवंती जो महाजनपद था, इसको अपने साम्राज्य मगध में कौन मिलाता? शिशुनाग। पूछता है कौन से वंश को किसने अपने अंदर मिलाया, किसने नहीं मिलाया, ये पूछ लेता है। चंडप्रद्योत महासेन था वहाँ का शासक, इन्होंने हरा दिया था वो। समझ में आई बात? 412 से 366 BC लिखना पड़ेगा, कहीं पे 365 भी लिखा मिलेगा आपको। और शिशुनाग ने कोई महत्वपूर्ण क्या काम किए भाई? और इन्होंने इनके जो हम पढ़ते हैं, इन्होंने मगध के साम्राज्य को मगध के साम्राज्य को बस इतना ही फैलाया था, ज्यादा काम नहीं किया था। इनके पुत्र भी आते हैं कालाशोक। क्या करते हैं? इनके पुत्र भी आते हैं कालाशोक। तो हम क्या पढ़ते हैं भाई इनके बारे में? शिशुनाग वंश की स्थापना करी शिशुनाग ने। भाई अवंती के शासक थे चंडप्रद्योत महासेन थे। समझ में आई बात? दूसरा पढ़ते हैं हम शिशुनाग के पुत्र कालाशोक। कहीं कहीं पर आपको भाई 360 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको भाई 344 भी मिलेगा। समझ रहे हो बात? आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आया हो। भाई जो कालाशोक थे, इनके शासन में क्या हुआ, महत्वपूर्ण क्या घटना घटी कि जो हमारी दूसरी बौद्ध संगीति नहीं, जो दूसरी बौद्ध संगीति आती है, वो इस समय पर क्या हुई? इस समय पर अस्तित्व में, मतलब ये दूसरी बौद्ध संगीति इनके शासनकाल में करवाई गई। क्या करवाई गई? इनके शासनकाल में करवाई गई। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। क्या हुआ? इतना आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। कालाशोक के समय भाई कब हुई थी? 383 BC में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसके शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक था नहीं, जो कालाशोक का जो उसके शासन समय था, उस समय पर दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। उनके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी, जो हमने पढ़ी थी बौद्ध धर्म में। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे हम, कोई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, समझ में आ गई बात? ये हमारा शिशुनाग के इंपॉर्टेंट जो 2 शासक है वो पढ़ लिए हमने भाई। इन्होंने बस इतना ही, इसके समय पर इतना ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। तीसरा और आखिरी शासक
नंदवंश। हाँ, इसका अंतिम शासक बताना भूल गया आपको। ये शिशुनाग का अंतिम शासक था, शिशुनाग का अंतिम शासक था भाई। अंतिम शासक कौन था, अभी लिखवाता हूं। महानंदनी, महानंदनी था। नंदवंश की स्थापना कहां पर की भाई, महापद्नंद ने। महापद्नंद ने की थी। महापद्नंद ने इनकी क्या करी, स्थापना करी भाई। कौन से वंश की, नंदवंश की। महापद्नंद मगध के जितने भी 3 राजवंश हुए, जितने भी शासक हुए, सबसे शक्तिशाली शासक थे ये। कौन, महापद्नंद। महापद्नंद को शक्तिशाली क्यों माना जाता है, इन्होंने अपने शुरुआती समय पर ही कलिंग की विजय कर ली थी। वही कलिंग जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन होता है उस विजय के बाद। क्या हुआ, कलिंग की विजय करने वाला पहला शासक बनता है ये। इनका समय भाई 344 से 324 BC तक माना जाता है, केवल बस इतना ही। इनका डाटा पूरी तरह से दिया नहीं गया है, इनका शासन कहाँ तक है। वैसे हाँ, इतना दिया है भाई, 324 ईसा पूर्व तक है। कलिंग, कलिंग को विजय करते हैं भाई। इतिहासकारों को कहाँ से पता चला, मतलब कि इतिहासकारों को जो इन्होंने, क्या हुआ, कलिंग की विजय के बाद वहाँ पर अपना अधिपत्य जमाने के बाद वहाँ पर एक गुफा भी बनाई थी। गुफा का निर्माण किया गया, जिसका उल्लेख हमें खारवेल के अभिलेख से मिलता है। खारवेल को कौन सा भाई, खारवेल शासक है वो कलिंग का। खारवेल अभिलेख से मिलता है, जो कहां पर है, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, समझ में आई बात भाई। कलिंग, ये महापद्नंद ने बहुत अच्छे राजा थे, मतलब कि बहुत ऐसे राजा थे भाई, अब तक ऐसा राजा हुआ ही नहीं पूरे मगध के राजवंशों में से। अब तक इन्होंने पहली बार कलिंग की विजय प्राप्त की थी भाई। कहां पर उल्लेख मिलता है, खारवेल के अभिलेख में। खारवेल कौन है, शासक है। हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त मिलता है, कलिंग का शासक है ये खारवेल। इनका बहुत ज़्यादा वर्ण मिलता है, मतलब इस अभिलेख में हमें पता चलता है कि कलिंग है, जो कलिंग है, कलिंग में जिनसेन की जैन प्रतिमा का भी उल्लेख मिलता है। मतलब कि कलिंग में जैन की प्रतिमा का भी उल्लेख मिलता है। जो हमने उदयन पढ़ा था, नहीं मतलब कालाशोक पढ़ा था, वो कालाशोक है जो कालाशोक को मारता है। कालाशोक के पिता है जो, पुत्र है जो महानंदनी है, उसको मारकर यह महापद्नंद मारकर नंदवंश की स्थापना करता है। हाथी गुफा से अभिलेख से हमें महापद्नंद की स्थापना का जिक्र मिलता है। और ये प्रजा में बहुत फेमस थे, मतलब ये प्रजा इनको पसंद करती थी। लेकिन इनका जो बेटा था नहीं, गणानंद, वो बहुत ज़्यादा घमंडी था। गणानंद बहुत ज़्यादा घमंडी माना जाता है इन्हें, क्योंकि मतलब कि इन्होंने अपने राजवंश का खात्मा अपने हाथों किया। क्या हुआ कि इनका एक, अभी बताता हूँ, इनका एक महामंत्री था जिसका नाम आप सभी को पता है, चाणक्य जी। जिनके पिताजी चाण थे, इसीलिए इनका नाम चाणक्य था। जो चाणक्य जी थे नहीं, वो इनके महामंत्री थे, इनके सलाहकार थे। तो इन्होंने इनका अपमान किया। अपमान के बाद क्या हुआ, मैं आपको बौद्ध धर्म में, जब हमें अशोक का साम्राज्य या भाई हम पढ़ेंगे, इससे अगला राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य वंश का उद्गम जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको ये कहानी कि भाई इनके मतलब कि अपमान करता है। अपमान का बदला लेने के कारण वो अपने शिष्य को तैयार करता है इनके खिलाफ, जो आगे चलकर शिष्य इनको हरा देता है, गणानंद को। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। गणानंद था नहीं, जो गणानंद था, गणानंद बहुत ज़्यादा घमंडी था और भाई बहुत ज़्यादा विख्यात नहीं था, प्रख्यात था। मतलब प्रख्यात का मतलब कि वो नहीं, अपने अच्छे कर्मों के लिए नहीं, बुरे कर्मों के लिए जाना जाता था। क्योंकि जो वहाँ की प्रजा थी नहीं, वो प्रजा उसके खिलाफ थी, गणानंद के खिलाफ थी। क्योंकि वो अधिक भाई जितनी उनकी आय थी नहीं, आय से भी ज़्यादा टैक्स लेता था। जो कि वहाँ की जनता थी, वहाँ की जनता इनके खिलाफ थी।
जिसके कारण क्या हुआ, इनकी जनता का, इनकी प्रजा का इनके प्रति भड़कना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को भी फायदा पहुंचाता है। हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में, जब हम मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे उसमें पढ़ेंगे कि जो गणानंद की एक नीति थी भाई, करों को एकत्र करने की एक नीति, जो कि भाई प्रजा को ऐसे नहीं देखती थी भाई प्रजा की कितनी कमाई हुई है ना हुई है, भाई उसको बचना चाहिए ना बचना चाहिए, नहीं, केवल उस पर जितना टैक्स लगाया जाता उतना ही लगाओ, चाहे उसके साथ कुछ भी हो। इसके कारण क्या हुआ, प्रजा इसके खिलाफ होने लगी गणानंद के। तभी गणानंद के ऊपर क्या होता है, आक्रमण होता है, जो कि उस युद्ध में हार जाता है। मौर्य वंश की फिर स्थापना होती है, वो हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। मौर्य साम्राज्य का उदय, ये हमने पढ़ लिया है हमारे प्रमुख शासक। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। कहने का क्या मतलब है, हमने 3 राजवंश पढ़े, जिनमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो पढ़े केवल, भाई इनका ज़्यादा डाटा आपको नहीं मिलेगा, इस कारण से भाई जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ाए हैं मैंने। मगध हमारा कंप्लीट हो चुका है, बीराज राजधानी, इनकी राजधानी को भी हमने पढ़ा, पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुई, मगध की भौगोलिक स्थिति को पढ़ा, भाई इतना सेफ क्यों था। और भाई एक बात आती है भाई कि जो मगध था, मगध ने इतना फेमस क्यों हुआ भाई, क्यों, उसकी कंडीशन 2 कारणों पर। देखो मैं कंडीशन बताता हूं भाई, इसकी इतनी अच्छी कंडीशन कैसे थी। देखो एक तो इसकी भौगोलिक संरचना के कारण, जो जिस समय पर वही, जिस समय ये राज्य था उद्गम पे, मतलब कि जब राज्य था नहीं, इसके चारों तरफ सेफ्टी थी पर्यावरण की, भौगोलिक रूप से सुरक्षित था ही। कोई भी किसी भी शासक का इस पे हमला करना बहुत मुश्किल कार्य था। भौगोलिक संरचना बहुत अच्छी थी, क्योंकि 3 और नदियों से घिरा हुआ था, एक पहाड़ी से घिरा हुआ था, इसीलिए बहुत सुरक्षित राज्य था। दूसरा भाई ये बहुत ज्यादा इसकी क्या थी, मिट्टी उपजाऊ थी। उपजाऊ भाई कैसे, भाई वहां पर 3 नदियां हैं, 3 नदियां, और नदियां, पानी की तो कोई कमी ही नहीं, सिंचाई की कोई कमी ही नहीं भाई। कृषि बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होगी, फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी भाई, फसल अच्छी होगी तो भाई इनकी इनकम अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो भाई हथियार ज़्यादा खरीदेंगे, सेना ज़्यादा होगी भाई, उनकी जो असली शक्ति है वो अस्तित्व में आई गई। उनकी कंडीशन अच्छी थी, उपजाऊ मिट्टी थी, नदियों पे पानी की कोई ऐसी मात्रा नहीं थी भाई जो उनको दिक्कत आए। समझ रहे हो बात। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाई लोहे की खाने, लोहे की खाने बहुत ज्यादा थी वहां पर। लोहे की खाने क्या करते भाई, लोहे से अपने हथियार बनाते, लोहे से वहां पर हथियार बनाते भाई, जो उनको काम आता है भाई। और इनका निर्यात भी आया, मतलब कि इनको बेचने भी जाते थे, जिनसे कि व्यापारिक स्थिति भी अच्छे थे उनकी। समझ रहे हो बात। मगध के उत्कर्ष के कारण ही मगध इतना सफल कैसे बना, इतना राजवंश इतने सालों तक कैसे टिका रहा दूसरे राजवंशों के अपेक्षा। चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है, जो मगध है नहीं, जो क्या है, मगध के शुरुआती शासक। शुरुआती शासक क्यों भाई, शुरुआती शासक थे नहीं, वो अपनी प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। बिंबिसार तो लड़ने को तैयार ही नहीं था, मतलब कुछ ही हद तक दूसरे राज्यों से युद्ध लड़ता था, महाजनपद से युद्ध लड़ता था। एक गणानंद ने अपने प्रजा के खिलाफ कार्य किए, जिसके कारणों से उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा, अपना राजवंश का अंत देखना पड़ा उसे। अन्य शासक ऐसे ही नहीं थे। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो भाई मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध राजवंश जो मगध था महाजनपद, वो कैसे इतना फला फूला। समझ रहे हो बात भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण थे, वहां की स्थिति अच्छी थी, भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, मतलब कि ये हो गया मगध। यहाँ पर भी गंगा नदी, यहाँ पर भी चंपा नदी, और यहाँ पर भी वही सोन नदी, और यहाँ पर पहाड़ियाँ भाई। तो बंदा कहाँ से अटैक करेगा। और यहाँ पर जंगल हो गए, यहाँ से मिलेगी ऐसे करके, तो बंदा मतलब कि अटैक कोई भी शासक दूसरे साम्राज्य से इस पे अटैक कैसे करेगा भाई। नदी से जाएगा तो भाई आधी सेना तो वैसे ही थक जाएगी, युद्ध क्या लड़ेगी।
समझ रहे हो बात है, बहुत सेफ थी, बहुत ज़्यादा सेफ थी भौगोलिक संरचना इसकी। और ये जो नदियाँ थी इसके साथ क्या था भाई, उपजाऊ मिट्टी भी बनती थी इनसे, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा मदद मिली। और यही कारण था भाई इनकी स्थिति का मजबूत होना, मगध का उत्कृष्ट का। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है 16 महाजनपद का, जिसमें से मगध पूछ लेते हैं उसमें से कुछ है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगला पढ़ेंगे हम मौर्य साम्राज्य का उदय। क्या पढ़ेंगे हम? मौर्य साम्राज्य का उदय। मौर्य साम्राज्य के उदय में हम करेंगे शुरुआत, भाई मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे। उससे अगली वाली क्लास में हम बिंबिसार और अशोक को शुरू कर देंगे। अशोक के अभिलेख ज़्यादातर पाए जाते हैं, उन अभिलेखों को भी पढ़ेंगे। और राजनीतिक स्थिति के बाद हम उनकी धार्मिक स्थिति में कैसे अशोक एक नया धर्म चलाता है, उसके धर्म, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध धर्म को अपना लेता है कलिंग युद्ध के दौरान। समझ रहे हो बात? इनके बाद हम करेंगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर मौर्योत्तर काल। आशा कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। जितने भी मैंने आप सभी को चैप्टर करवाए हैं, अगर उनमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अन्यथा आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। मैंने आपको जब शुरुआत हुई थी हमारे इस बैच की, तो उसमें कहा था कि भाई आप बुक लेके बैठ जाना, लूसेंट या अन्य कोई बुक। जितना मैंने डाटा करवाया है आप देखोगे कि भाई महाजनपद का लगाओ या पाषाण काल का लगाओ, या भाई हमने जो बौद्ध और जैन पढ़े हैं उनको कंपेयर करके देखना किसमें कितना ज़्यादा डाटा है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम मौर्य साम्राज्य के उदय से ये अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।